मेरी क्लास में 3:30 का मतलब होता है 3:30, ना कि 3:30 और 2 सेकंड 5 सेकंड। तो सर हमें यही कहते थे कि इसको 3,74,575 दफा पढ़े। एग्जाम हुए थी कभी बगैर प्रैक्टिस के चीज को नहीं। फिर कोई आया दिल हजार नहीं, कोई नहीं। यारो होगा बारगाह तमन्ना को खराब है यास, हैवान निशात को मातम सरा, जलवा ज़ारे हस्ती को मस्जिद जुल्मत बना कहाँ जा रही है वापस आ। तेरे जाने के बाद दुनिया में सिर्फ फरियाद और आंसुओं की आबादी रह जाएगी। आफताब महताब आसमान के दिल के दाग, तारे रात के जिगर के आबले और रंगीन फूल जिसके जख्म होने। हम ज़िया मोइनुद्दीन साहब की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ी शख्सियत थी, तो हम उन पहलुओं को जानने का मकसद ये है ताकि आने वाले नए लोग उनसे सीख सकें और उन जैसी इस चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करें। तो वेलकम फैसल, आप कैसे हैं? शुक्रिया इमरान भाई, मेरे लिए एजाज फैसल, है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। आपको आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल भी आपकी आवाज़ आ रही है। और आप शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। और मुझे मालूम है कि आप आज भी उन्हीं की बस्ती के हवाले से कुछ जो आपकी रिहर्सल्स चल रही हैं, तो उस हवाले से मसरूफ थे। तो आपका शुक्रिया। फैसल भाई, क्विकली चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बतौर शख्सियत, अगर आपसे कहा जाए कि ज़िया मोइनुद्दीन साहब को आप डिफाइन करें या उनके बारे में कुछ चंद लफ्ज़ों में या चंद जुमलों में बयान करना चाहें, तो कैसे करेंगे? पहली बात तो इमरान भाई, पहली बात तो मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं है कि सज्जा के बारे में मैं बात करूं। और छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। तो पर्सनैलिटी मैंने शायद जिंदगी में ऐसा ऐसा नहीं देखे, बहुत सारे असातिज़ा से पढ़ा। स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ पढ़ी है। इसके अलावा भी थिएटर किया। और अब मतलब इस फील्ड की भी चीज़ों के लोगों से भी मेरा ताल्लुक रहा है। लेकिन जो अंदाज, जो प्यार, जो एक 92 साल की उम्र, और उस उम्र में भी उनके अंदर एक मासूम सा बच्चा भी था। और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन भी बहुत ऐसा कि ये बात मैं पहले भी अक्सर जिक्र करता हूँ कि हमारी दोस्त 3:37 पे क्लास में एंटर हुई। 3:30 बजे क्लास होती है। जब 37 मिनट हुए तो क्लास में एंटर हुई, तो उसने आते ही सॉरी कहा। तो सर कहते कि मोहतरमा, मेरी क्लास में 3:30 का मतलब होता है 3:30, ना कि 3:30 और 2 सेकंड 5 सेकंड। कुछ भी नहीं माने रखता, यानी कि छोटे छोटे सेकंड्स में भी वक्त जो था उनके लिए, वो भी उसकी कदर थी। और जब तक वो यही कहते थे कि जब तक आप वक्त की कदर नहीं करेंगे, वक्त आपकी भी कदर नहीं करेगा। तो डिसिप्लिन ऐसा कि जिंदगी के जितने भी मामलात में थे, काम को पहले तरजीह देते थे। क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है, इसमें यही समझा जाता है कि ये एक अलग सी दुनिया है, इसमें कुछ भी नहीं, बस जाके फन करना है आपने। लेकिन नहीं, ये एक ऐसा फन है जिसको, हाँ इंग्लिश वाला भी फन होता है इसमें, लेकिन क्योंकि आप एंजॉय कर रहे होते हो। लेकिन ये क्राफ्ट भी है। क्राफ्ट के लिए आप अच्छे से समझते हैं। जब आप कैलीग्राफी कर रहे हैं या पेंटिंग कर रहे हैं, तो उसकी डेप्थ को समझने के लिए वक्त लगता है। और वो डेप्थ आती भी तब है जब उसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत की जाती है। हमें मोनोलॉग जब मिलता है सर से, तो सर हमें यही कहते थे कि इसको 3,74,575 दफा पढ़े। फिर जाके वो उसकी उसकी जो बारीकियां हैं, उसकी डिटेलिंग जो है, वो आपको समझ में आएंगी। और जो सर इतनी रीडिंग करते थे, वो एक दफा में पेपर रख के नहीं पढ़ जाते थे। उसको इतनी दफा उन्होंने पढ़ा होता था, इतनी दफा पढ़ा होता था, फिर जाके वो एक एक बीट
वो जितनी देर के लिए बीच में सांस रोकते थे, जितना देर का ठहराव आता था, या किस लफ्ज को कैसे बोलना है, हाफ बीट है, फुल बीट है, जितना भी है, वो सारी चीजें उनकी कैलकुलेटेड होती थी। यानी उसके ऊपर पूरा काम करके देन ही वो एक एक फाइनल एक आउटपुट जो सामने नजर आती है, फिर उसके बाद ही ज़िया मोहिउद्दीन बनता है। फिर बाद में ही उस मजमून को ज़िया मोहिउद्दीन की पढ़ंत का नाम दिया जाता है। बहुत खूब, बहुत खूब। अब फैसल भाई, आप ही के सवाल से एक सवाल ये कि वो आखिरी यानी सारी जिंदगी उनकी पढ़ंत में गुजरी है। अब रेख्ता कितने बड़े-बड़े जो इवेंट्स होते रहे या जो बड़े-बड़े इनके मुशायरे थे, वहां पर भी जाकर वो क्या अब भी प्रैक्टिस करते थे आखिरी वक्त में भी, जब इतना उनको तजुर्बा था? हाँ हाँ हाँ, बड़ी प्यारी बात। अमूमन जब क्लास हमारी क्लास लास्ट होती थी और 4:30 बजे क्लास खत्म होती थी, उसके बाद सर ने वापस घर के लिए जाना होता था, तो गाड़ी में आखिरी वक्त में भी उनकी किताबें साथ में होती थी। पढ़ने को मैं मंजरा कहती हूँ कि जिनकी वाइफ है, तो वो यही कहती कि उनसे कहा कि बस कर दे, कितना पढ़ना है आपने। तो ये कहते हैं आगे से कि अरे भाई, अभी मैंने पढ़ा ही क्या है। नया नया मजमून, नई चीजें पढ़ने की एक क्या कहते थे, तजस्सुस है, उनको शौक है, वो पढ़ते थे। और हर चीज को, हाँ वही आपने जो बात कही, जैसे हम लोग कहते हैं अरे यार क्या बस तो पढ़ूंगा, मैं तो या मतलब मैं फैसल हूँ तो मैं तो 2 बार पढ़ूंगा तो मैं तो ऐसे सुना दूंगा, ऐसा नहीं होगा। ज़िया मोहिउद्दीन साहब बाहर थे, तो किसी एक दावत में थे, तो अब मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं दिमाग आ रहा। उन्होंने कहा कि ये मेरी शायरी है, आप इसको अपनी जुबान में अपने अंदाज में पढ़ कर सुना दीजिए। तो सर ने कहा कि आप मुझे ये दे दीजिए, मैं आपको चंद दिनों में सुना दूंगा। उन्होंने कहा आप मुझे अभी सुना दीजिए। कहा, नहीं मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करूंगा उसके बाद सुना। तो उन्होंने कहा नहीं, आपका अंदाज इतना अच्छा, मेरे लिए तो यही बहुत है। ये कहा कि ज़िया मोहिउद्दीन कभी बगैर प्रैक्टिस की चीज को नहीं पढ़ेगा। उसके लिए वो जो चीज की बन्नत है, उसके जो ख्याल को, हालांकि तो चीज क्या है आप ख्याल समझ सकते हैं। वही बात जैसे पहली क्लास में यही चीज हमें डिस्कस की गई कि सिंपल सी लाइनें फैज अहमद फैज की नज्म है, फिर कोई आया दिलेजार नहीं, कोई नहीं, रारो होगा कहीं और चला जाएगा। तो यही लाइन है। इस लाइन को पढ़ने के तरीके डिफरेंट है, हमारे यहाँ तो शायद इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उस लाइन को आप सिंपल भी ऐसे पढ़ सकते हो कि फिर कोई आया दिलेजार नहीं, कोई नहीं, जैसे नहीं, फिर कोई आया दिलेजार नहीं, कोई नहीं, यारो होगा कहीं और चला जाएगा। क्वेश्चन है उसमें, फिर कोई आया है, फिर पे इन्फ्लेक्शन है, फिर कहेंगे तो मजा आएगा। फिर कोई आया, फिर दिलेजार, दिलेजार मुखातिब है दिलेजार से, फिर है नहीं जवाब है। तो इतनी जो छोटी छोटी चीजें इनको निकाल के उसको पूरा एक तैयार करके मैं अभी तैयार कर रहा था सर की ट्रिब्यूट के लिए, तो वही पर जो सर ने पढ़ाया है एक नज्म, बल्कि पहाड़ और गिलहरी। फर्स्ट टाइम तो मेरे लिए ये भी अचंभे की चीज मैं कह कहूँ कि मैंने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा था कि ये गिलहरी होता, हमने तो गुलहरी सुना हुआ था। तो सर ने जब पढ़ाया कि पहाड़ और गिलहरी होता है, और देख के हैरान सुन के कि ये क्या है, तो फिर यही एहसास हुआ कि इसी वजह से ही सर ज़िया के पास हम लोग हैं, यहाँ से ही सीखा जा सकता है। तो पहाड़ और गिलहरी जब उन्होंने बताया कि कोई पहाड़ जो कहता था एक गिलहरी से, आपकी आवाज में नजर आए कि पहाड़ पहाड़ इतना बड़ा होता है और गिलहरी कोई छोटी सी होती है। और आप बात कर रहे थे पढ़ंत की, कि पढ़ंत में भी ऐसे करते थे, उनकी जिंदगी पढ़ंत में गुजर गई। ये एक और भी अजीब चीज है, पिछले दिनों में इसके ऊपर बात हो रही थी कि हमारे यहाँ सिर्फ डिसिप्लिन की वजह, सर ज़िया के साथ, सर ज़िया क्योंकि ज्यादा मशहूर जो हैं वो पाकिस्तान में तो पढ़ंत के हवाले से, लेकिन वो सिर्फ उर्दू के अलावा वो एक अच्छे अदाकार भी थे। और मैं सवाल की तरफ आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। हाँ मैं यहाँ उस तरफ भी आऊंगा कि उनकी जिंदगी का वो पहलू कि वो एक म्यूजिक कंपोजर भी थे
मैं उस पर भी आता हूँ। मैं यहाँ एक छोटी सी बात आपसे सुन के मुझे से रहा नहीं गया। आप लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे नज्म, तो हमारे यहाँ जी जी। अमूमन आमतौर पर हम कहते हैं नज्म सुनाई ना, नज्म सुनाई। तो ये लफ्ज नज्म नहीं है, नज्म है। ये नज्म है, नज्म। नज्म है। ठीक 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 ठीक, चलें। एक एक छोटा सा मुझे इससे किस्सा याद आया। सरजा से एक तो क्लास की चीजें जो डिस्कस होती हैं, जो सर पढ़ा रहे हैं, वो चीजें आप सुन रहे हो अपने अंदर, उस चीज को उसको कॉपी कर रहे हो। ठीक है, वो आपके अंदर जज्ब आ कर रही रहे है। होते हैं। लेकिन हाँ, जज्ब कर रहे हैं, लेकिन एक खुद से जो आपके अंदर सवाल उठता है, वो बयान करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत जब किसी से बात करना वो मुश्किल होती है। लेकिन सरजिया जो सदियों का जिनके पास दहाइयों का जिनके पास तजुर्बा है, और इतना काम कर रखा, वो उससे मुखातिब होना एक बड़ा चैलेंज होता था। तो मैंने सर से पूछा कि लफ्ज एक पढ़ा था, उन्होंने एक लफ्ज पढ़ाया कि ढलकना। तो ढलकना पढ़ाया, तो मैंने कहा सर ये ढलकना कहते हैं क्या कहते हैं, ढलकना कहते हैं? ओहो, लोग तो खत्म भी कहते हैं, लोग तो शुक्र भी करते हैं, लोग तो जिक्र भी करते हैं, बर्फ कहते हैं, आपको नहीं पता? हाँ, लोग तो लोग तो फिक्र करते हैं। मैं देख रहा हूँ सर को, सर तो मेरे ऊपर चढ़ के, मैं बिल्कुल, मेरी ये आदत रही है, जितना टाइम मैंने गुजारा किसी पीर की तरह मैं तो उनका दीदार करता था और उनको देखता था कि ये बोल कैसे रहे हैं, क्या ऐसा उनके जादू है मुंह के अंदर, जहां से इतनी जुबान, इतने मीठे अंदाज से उनकी बातें निकलती हैं। तो मैं ऐसे बैठा हूँ, मेरे ऊपर आए और फिर हंसने लग पड़े। इसका एक ही हल है कि आपके पास एक क्लैशिंकोव हो और आप ठाएं करके उसको उड़ा दो, बस एक ही हल है इसका। तो फिर कहते हैं कि ये सब्र होता है, ये जिक्र होता है, ये शुक्र होता है, ये कब्र होता है। तो बेसिक लफ्ज इतने ही। फिर वो कहते थे कि ये नहीं कि आप मेरे सामने कहें कि मैं साहब जिया सर हैं, इनकी क्लास में सब्र 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 करते रहे, सब्र सब्र सब्र, जिक्र 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 शुक्र। लेकिन जैसे ही बाहर निकले, छोड़ो जी, क्या करना जी, सर तो कह गए, अब तो हम सबर सबर करते हैं, शुक्र शुक्र करते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि जब तक आप कब्र में उतारे नहीं जाते तब तक ये कब्र। लफ्ज हाँ, कब्र के अंदर उतारे नहीं जाते तब तक ये लफ्ज यही रहेंगे, ये नहीं बदलेंगे। हम बाद में कब्र में उतारे जाने के बाद जो मर्जी कहें। आप एक वाकया सुना रहे थे सर ज़िया का, कि वो मतलब म्यूजिक कंपोज भी करते थे। तो म्यूजिक कंपोज वाली क्या कहानी है? क्योंकि हम बतौर उन्हें एक बुलंद के हवाले से या ओरेटर के हवाले से हम जानते हैं कि वो एक उनका एक अंदाज था। तो वो आप जो एज बतौर म्यूजिक कंपोजर, इस हवाले से आप जरा रोशनी डालें कि वो किस तरह है। इमरान भाई, देखें, बेसिक सी बात है, एज अ थिएटर स्टूडेंट ये चीज जरूरी होती है। और सर जिया राडा से पढ़े हुए हैं, और म्यूजिक के बगैर कोई भी चीज, दुनिया की हर चीज रिदम में है। आपका वक्त है, आपकी सांसें हैं, हर चीज जो है वो रिदम के साथ चलती है। जब तक आप रिदम की अंडरस्टैंडिंग नहीं करते, तब तक आप किसी चीज को नहीं लेकर चलते, बीट्स के ऊपर आते हैं आप। तो सर ज़िया की जो पढ़ंत है, अब मोस्टली उन्होंने उर्दू की भी बात करें, जितनी भी पढ़ंत उन्होंने की है, पढ़ंत में हर चीज़ की वेरिएशंस हैं, टाइमिंग्स हैं। लाइक जैसे अब एक कोई जुमला है, उसको तेज़ बोलना है, किसी जुमले को स्लो बोलना है। हर उसकी डिमांड क्या है, उस चीज़ को समझना। फिर हर पोएट्री, जो भी पोएट्री पढ़ रहे हैं, उसका एक अलग से उसका अलग से मीटर है, उस मीटर को अंडरस्टैंड करना। जैसे कि है कि शाम के पेचो खम सितारों से जीना जीना उतर रही है रात, यूं सबा पास से गुजरती है, जैसे कह दी किसी ने प्यार की बात, ये अलग से है। फिर वो, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान, मैंने समझा था कि तू है तो रक्षा है हयात, एक अलग से इनका रिदम है। हर चीज का रिदम। और बड़ी बात ये कि जैसे आपने पहले बात कही कि उनको
जस्ट पढ़ंत के हवाले से ही जाना गया। तो पढ़ंत के अलावा, क्योंकि वो खुद अदाकार कनाडा से पढ़े हुए, उन्होंने हॉलीवुड में काम कर रखा, यहाँ पाकिस्तान में भी। यहाँ पे डिसिप्लिन वाली बात भी मैं करूँगा कि वो ज़्यादा इसको नहीं चला सके, ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सके, इस वजह से, डिसिप्लिन की वजह से। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह का कल्चर है, या जहाँ जो जैसा काम किया जाता है, वो इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं थे। फिर पढ़ंत किया करते थे। पढ़ंत में उर्दू की महफ़िलों में उनको ज़्यादा आना-जाना उनका होता रहा। और दूसरी बात कि उन्होंने एक्टिंग भी की, और साथ-साथ में हर साल उनका एक लाज़मी प्ले डायरेक्ट किया करते थे। और अ, मैंने रिहर्सल्स भी, रोमियो जूलियट उनका लास्ट प्ले था। पिछले से पिछले साल हुआ था, जून के करीब। तो तब उसकी मैंने रिहर्सल्स भी अटेंड की, जिसमें सर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, और उसमें सर क्या कहते हैं, सर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, रिहर्सल्स भी उन्होंने देखी, और सर ने डायरेक्ट किया वो प्ले। और हर साल वो शेक्सपियर से उनको बहुत प्यार था। शेक्सपियर का प्ले लाज़मी किया करते थे, क्योंकि शेक्सपियर की प्लेज़ क्लासिकल अंदाज़ में होती थी, क्लासिक उसमें होती थी। तो उसको करना थोड़ा आसान है, और क्लासिक प्लेस सारे ही रिदम में होते थे। बिल्कुल। अभी जैसे अभी एक आगा हशर का वो मोनोलॉग है ना कि तू कारगाह तमन्ना को खराब है यास, ऐवान निशात को मातम सरा, जलवा ज़ारे हस्ती को मस्कन ज़ुल्मत बना कर कहाँ जा रही है, वापस आ। तेरे जाने के बाद दुनिया में सिर्फ फरियाद और आंसुओं की आबादी रह जाएगी। आफ़ताब व माहताब, आसमान के दिल के दाग, तारे रात के जिगर के आबले, और रंगीन फूल ज़मीन के जिस्म के ज़ख्म मालूम होंगे। अच्छा, मैंने एक आपसे कुछ अर्सा पहले ही बात हुई थी, जैसे अपने कि ज़िया साहब की जो तारीख पैदाइश है, जो विकिपीडिया पे लिखी है, वो क्या जी। कहानी है कि उनकी असल तारीख पैदाइश जो है वो कुछ और है, और जो उनकी विकिपीडिया पे या हमें किताबों में मिलती है वो मुख्तलिफ है। ये किस्सा क्या है? विकिपीडिया पे आई गेस जून की दी जाती है, 20 जून है। 20 जून की। और एक्चुअली में उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, वो है 20 दिसंबर की है। अच्छा। सर अक्सर शिकवा इस चीज़ का करते भी होते हैं कि ये पता नहीं क्या इन लोगों ने किया हुआ है, लेकिन खैर उनकी 20 दिसंबर सालगिरह है। जैसे हमारे यहाँ साल बढ़ा देते हैं, हम उमूमन साल बढ़ा देते हैं कि यार ठीक है, तो उनके वो ही बचपन में जब तो 6 महीने आगे बढ़ाए थे बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट अच्छा, है। मतलब वो बर्थ सर्टिफिकेट का मसला था, ना कि किसी की गलती नहीं थी। मतलब ये कि विकिपीडिया पे जो गलत नहीं लिखा गया, मतलब जो उनके बर्थ सर्टिफिकेट पे था वो उन्होंने वही लिखा गया है, नादरा पे जो उनके। हाँ लेकिन जी। हकीकी जो तारीख पैदाइश थी वो हमेशा वो जो है वो 20 दिसंबर ही को। अच्छा अच्छा, 20 ठीक है, 20 दिसंबर 20 दिसंबर को दिसंबर। मनाते थे, ठीक है। हम्म। आप अभी लेकिन स्टार्ट में दिसंबर में उनको दिसंबर में मनानी अच्छी लगती है, दिसंबर में सेलिब्रेट करना अच्छा लगता अच्छा अच्छा, वो ऐसी है जैसे वो कायदे आजम की जैसे तारीख पैदाइश है वो 20 अक्टूबर है, वो मिलती है उनकी स्कूल के रजिस्टर में। लेकिन है। वो हमेशा 25 दिसंबर को मनाते थे तारीख को, अपनी बर्थडे। तो कोई ऐसा चक्कर हुआ है। तो अभी एक चीज आप वक्त की पाबंदी के हवाले से, उनका बड़ा वाकया मशहूर है कि वो खाने पीने में बड़ी एहतियात करते थे, और वो कोई बड़ी शख्सियत उनसे मिलने आई, तो उन्होंने उनको वक़्त नहीं दिया, वो या देर ताख़ीर से आए, क्या वो क्या वाक़या था? वो एक किस्सा ऐसा है कि अब डेज़िग्नेशन तो मैं नहीं कहूँगा। खैर एक साहिब थे, पॉलिटिकल एक मतलब एक वज़ारत छोटी-मोटी थी उनके पास, तो उनको मिलना था। तो वो आए, उन्होंने वक़्त लिया सर के ऑफ़िस में। तो नहीं 4 बजे का अमूमन आई गेस 4 या 3 कोई एक टाइम दिया सर ने। तो जिस टाइम पे उनको आना था, वो उस टाइम से ज़्यादा लेट आए। सर इंतज़ार करते रहे, क्योंकि वो वक़्त की पाबंदी उनके पास है। तो जिस टाइम पे उनको आना था, वो नहीं पहुँचे साहिब। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ भाई गाड़ी निकालें भाई चलते हैं।
निकल गए, घर चले गए। अगले दिन कहा कि अगले दिन मुलाकात होती है, वीकेंड छुट्टी थी आई गेस। तो उनसे कहा कि ठीक है, एक मतलब 1 बजे आ जाना, 1 बजे मुलाकात होगी। अब 1 बजे में भी इंतज़ार करते रहे, 20 मिनट ऊपर हो गए, नहीं है। कार्ड से कहा है कि इस तरह गाड़ी आएगी, कोई साहिब आएँगे, अगर वो मेरा पूछें तो उनसे कहिएगा कि ये अभी जो गाड़ी निकली है इस पे वो चले गए हैं और खुद सो गए जाके कि भाई मुझे नहीं मिलना। वक़्त जो दिया है मुझे उस पे ही पहुँचना है और वही हमें इस चीज़ की बड़ी खुशी रही कि हमारे जितने भी हम स्टूडेंट्स थे, करंट स्टूडेंट्स, उनके लिए दरवाज़े उनके ऑफ़िस के खुले होते थे। यही कहते थे कि आपको कुछ भी पूछना है, तो आप मेरे ऑफ़िस में आ सकते हैं। और बाकी बड़े-बड़े भी वक़्त लेने के लिए भी किताब होते थे, लेकिन अपनी मर्ज़ी से वक़्त लेते थे, जो उनके पास हो। अच्छा, मैं इधर ऐड करना चाहूँगा, हमारे पास अभी 3 मिनट्स हैं, तो या तो इसको कंक्लूड किया जाए या फिर हमारी मीटिंग को एक्सटेंड एक नया सेशन में चे बदला जाए। एक नए सेशन में अटेंड कर दें। मैं एक नया अच्छा, सेशन स्टार्ट इमरान करके भाई ना मैं इमरान भाई अ, अच्छा, मैं इसलिए थोड़ा-सा प्रिपेयर भी हो रहा था, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं वो मुझे याद तो हैं, लेकिन अब जैसे ये वाला किस्सा है, अब ये मैंने हमारे सीनियर्स ने भी डिस्कस किया था। अब फिर बात तो यही ना कि सदाकत वाली बात है कि नहीं है, लेकिन है तो सही इसमें। हाँ, क्योंकि ये वाक़या मैंने भी कहीं पढ़ा था वाक़या, तो इसलिए मैंने आपसे हाँ, पूछा है। ये अभी ये मैं वाक़या है। आखिर में चाह रहा हूँ कि ना ज़िया साहब के अंदाज़ ये में चलती रहने दे, आप इंटरव्यू रिकॉर्ड कर स्टूडेंट हैं, या रिकॉर्ड। तो फिर कोई आया है, अगर वो अच्छा। या कोई अच्छी जो है वो फिर कोई आया उसका पूरा पूरा उनका एक वो पूरी है ना जिसको उन्होंने बताया था कि कैसे शेर पढ़ते हैं अदायगी के ऊपर पूरा उनका क्लिप है। हाँ, ये मैं वो भी बताऊँगा और उससे अलावा भी अ, अगर आप क्वेश्चन उसको करते हो, मैं प्रॉपर आपको बताता भी हूँ, जो मुझे अब तक समझ में आई है। सर ज़िया से, सर खालिद से जो मैंने समझ में आई है, मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। अभी अभी क्या और अगर नापा में कुछ नापा के अंदर आप पढ़ रहे हैं, तो क्या नापा के अंदर कोई शख्सियत अभी भी है मतलब जो जिनके अंदर आपको ज़िया साहब का कोई एक कहते हैं ना अक्स नज़र आता हो या उनकी अ, एक बड़ी अच्छी बात लगती है, नेपा का एक ऐसा माहौल है कि ऐसा कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे सारे ही सर ज़िया की कॉपीज़ फिर रही हैं। अच्छा, उनके अंदाज़ की झलक तो सब में नज़र आती है। और लेकिन अगर मैं बड़ों की बात करूँ तो सर खालिद अहमद हैं, मंझे अदाकार, मंझे डायरेक्टर, शेक्सपियर के जितने भी प्लेज़ हैं, मतलब जो सर ज़िया ने ख़ुसूसन जिनको डायरेक्ट किया है, उनकी उर्दू ट्रांसलेशन सर खालिद ने की है और क्लासिक प्लेज़ तो क्लासिक अंदाज़ में उर्दू उन्होंने अच्छा। की है। और फिर उनकी पढ़ंत उनकी भी रीडिंग के सेशंस होते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला और इवन कि मैंने पिछली बार हमने उनके डायरेक्शन में खुद भी प्ले किया हमारी क्लास का और अभी हम लोग डायरेक्शन की क्लास उनसे पढ़ भी रहे हैं। तो एक बहुत नहायत बड़ापन वाली अ, वही एक एहसास होता है। और सर ज़िया का एक एक चार्म ऐसा था कि ऐसा वक़्त भी होता था कि जब सर क्लास ऑफ़िस से बाहर आते थे तो दीवानों की तरह जैसे जैसे किसी मुर्शिद, क्योंकि मेरे तो किसी मुर्शिद से कम नहीं थे। मुर्शिद की तरह जस्ट एक दीदार के लिए अच्छा फैसल मैं एक चीज़ और अगर आप ज़िया मोहिउद्दीन साहब तो आज ज़िंदगी में आज दुनिया में नहीं है, तो आप बीइंग उनके स्टूडेंट कुछ अपना मतलब कुछ मतलब कोई आपने भी पढ़त की है, तो हम चाहेंगे कि आप भी ये पढ़त करें ताकि इनको ट्रिब्यूट पेश किया जा सके। अभी सेशन इस सेशन की बात कर रहे हैं या परमानेंट इस चीज़ को कंटिन्यू रखें? हुँ, हुँ। नहीं सेशन में सेशन दोबारा क्वेश्चन कर रहा हूँ, दोबारा उसी में सेशन कंटिन्यू करते हो ना? हाँ। ओके। अच्छा, ज़िया साहब का आपने बताया कि वो म्यूज़िक कंपोज़र भी थे, बढ़त भी थे, खालिद का भी आपने बताया कि वो भी कर रहे हैं। तो बीइंग अब थिएटर जो आप कर रहे हैं नापा के अंदर, उस थिएटर का और हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री में जैसे जो ड्रामास बन रहे हैं, उसको इसके साथ किस तरह रिलेट करते हैं? आप थिएटर को क्या इम्पोर्टेंस देते हैं? उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? इमरान भाई सिंपल चीज़ है, काम तो सभी जगह पे एक ही है और आउटपुट तो वही है कि
थिएटर हो या टीवी हो, आपको तो एक मैसेज कन्वे करना है। मगर अगर हम फिर बात आ जाती है एक्टिंग की और मीडियम की। थिएटर एक ऐसा मीडियम है जिसमें एक्टर को मजा आता है काम करने में। आप एक करेक्टर को शुरू से लेकर आखिर तक लेकर चलते हो, उसकी सिचुएशन में चलते हो, और मतलब एक एक्टर के पर्सपेक्टिव से भी मैं बता रहा हूँ। टीवी में होता है जंप कट्स लगते हैं, आज लोकेशन पे जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। यहाँ पे इमेजिनेशन की गेम है, आपने तसव्वुर करना, आपने ईमान लेकर आना है कि आप किस जगह पे मौजूद हैं। चाहे वो स्टेज सारा खाली है, आपने कहना है कि ये दरिया है सामने, आप दरिया पे हो, ऊपर आसमान है, बादल उड़ रहे हैं, बादल हैं, परिंदे उड़ रहे हैं, तो आपकी इमेजिनेशन आप दिखाते हो। टीवी में ये होता है कि वो चीज़ विजुअली आपके पास मौजूद होती है। अगर आपने समुंदर दिखाना है तो आप समंदर के किनारे खड़े होंगे तो समुंदर दिखाया जाएगा। तो थिएटर में ये होता है कि आप इमेजिनेशन के साथ जो अदाकार को मजा आता है, एक कैरेक्टर को शुरू से लेकर आखिर तक आते हैं, उसकी इमोशंस का स्विच, जिंदगी का जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्लाइमेक्स पे जा रहे हैं, फिर एस्टेब्लिश पे पे, वो जिंदगी की जो आर्क है वो पूरी नजर आती है। टीवी में आगे पीछे होती है। लेकिन नैपा नैपा देखो, एक्टिंग जो है एक इदारा जो कि एक्टिंग सिखाता है, डिपेंड करता है कि सीखने वाले की में कितनी तलब है और उसने अपने ऊपर कितना काम किया है। इंडिविजुअल के ऊपर भी बात आती है। एक इदारा आपको तो काम सिखा रहा है। अब इदारे के काम की इम्पोर्टेंस ये है कि नैपा ट्रेनिंग आपके कैरेक्टराइजेशन के ऊपर डेप्थ में काम करना होता है। आप आपकी वॉइस की क्वालिटी को बेहतर किया जाता है। आपके अंदर उस किरदार को समझने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए, क्योंकि हम लोग नैपा एक किस्म की लेबोरेटरी है जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंटल करते हैं, यहाँ पे हमें एज प्ले करने को मिलती है, एग्जीबिशन परफॉर्मेंसेज होती है हमारी। लाइक हम पर्दा पे सामने आए, एक जैसे कमर्शियल प्ले से पहले भी हम लोग चीज़ों को तैयार कर रहे होते हैं। डिफरेंट एजेस से आते हैं, हमारी क्लासेस होती हैं जिसमें हम लोग वॉइस की क्लासेस हैं, हमारी इम्प्रोवाइजेशन की क्लासेस हैं, डिक्शन की क्लासेस हैं, उसके बाद डायरेक्शन की क्लासेस हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग की है, राइटिंग वर्कशॉप है, उसके बाद एक्टिंग रिहर्सल्स वगैरह है, मूवमेंट कितनी मैटर करती है अपने किरदार में ढलने के लिए। सबसे पहले तो अपने आप को जानना होता है, मैं क्या हूँ, फिर आप नए किरदार को कितनी जल्दी जाते हैं। और ट्रेंड एक्टर में यही होता है, जो एक अपडेट बंदा है। अगर मैं आपको, जैसे आपको मैं कहूँ कि इमरान भाई मुझे मेरा नाम लिख कर दे, तो आप मुझे लिख कर दे देंगे, क्योंकि आपके उसके पीछे आपकी मेहनत है। आपको पता है कलम को पकड़ना कैसे है, कितनी स्याही लगानी है, पेपर कौन सा आना चाहिए, कितना कलम को जितना जोर से लगाऊंगा, या ब्रशेस ब्रशेस की अगर बात करूँ तो कितने सॉफ्टनेस होगी, 3D इसको शो करना है, टेक्सचर कैसा देना है। दैट्स डेप्थ ऑफ योर क्राफ्ट। तो ये ट्रेंड एक्टर की भी यही होती है, वो जल्दी होता है। बाकी ज्यादा सीखना जो होता है वो काम करने से आप सीखते हैं। तो वो चाहे टीवी का हो या थिएटर का हो, जितनी प्रैक्टिस, सर यही कहते हैं कि इट इज अ कॉन्शियस प्रैक्टिस, कॉन्शियसली प्रैक्टिस करते मैं एक चीज बड़ा अलमिया, क्योंकि जिया साहब के बाद एक चीज बहुत ही फुकदान नजर आता है हमारी, खासतौर पे ड्रामास के अंदर भी, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, या मतलब जितने भी आर्ट से रिलेटेड हमारे शुरुआत हैं, तो खास तौर पे जो डायलॉग डिलीवरी है या मुकालमा जिसे आप कहते हैं, तो मुकालमों के अंदर जो है बिल्कुल तलफ्फुज का कोई लिहाज नहीं रखा जाता। तो इस हवाले से क्या नापा इसके ऊपर भी तवज्जो देती है, या इसके कोई आप समझते हैं कि ये इसका कोई हल है, या ऐसे ही चलने दिया जाए, बिल्कुल ही फॉर्मल अंदाज में सब चलते हैं? ये एक किस्म की जंग है छोटी सी, लेकिन डिपेंड करता है ये कहाँ पे वेरी करती है, कहाँ पे नहीं। जैसे अगर मुझे एक किरदार आम बंदे का करना है, जिसका ताल्लुक मतलब कोई दुकानदार हो या कोई ऐसा बंदा हो, अब उसका साफ उर्दू के साथ ताल्लुक नहीं है, उसके लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि अरे जनाब इधर आइए मेरी बात सुनिए, तो ऐसा तो नहीं होगा। उसके लिए जुबान वही बाजारी जुबान होगी। लेकिन किरदार के ऊपर, अगर किरदार अच्छा है तो उसकी साफ उर्दू तो होनी चाहिए। और ये मीडियम ऐसा है जिसमें हम लोग सिखाते हैं। अगर आप पुरानी पीटीवी के ड्रामास देखें तो आपको वो चीज नजर आएगी। और इसकी एक बड़ी प्यारी मिसाल ऐसे में दे सकते हैं कि
उसमें सही कहा। अब सर ज्यादा जब पहली क्लास हमारे साथ हुई तो सर ने हमें डिक्शन की क्लास पढ़ानी थी, तो सर ने कहा कि आपको मालूम है आपकी मेरे साथ कौन सी क्लास है, ये आप जानते हैं ये कोई केमिस्ट्री का चूरन नहीं है, ना कोई फिजिक्स की दुकान है, ना ही कोई जोग्राफिया पढ़ाने आया हो, कुछ इल्म है आपको? इट्स अ डिक्शन। डिक्शन के लिए कोई उर्दू का कोई खास वर्ड है नहीं। सर ने भी बताया कि डिक्शन में तलफ़्फ़ुज़ भी आता है, अंदाज़े बयां भी आता है। डिक्शन में अपने लफ्ज़ों के साथ कैसे खेलना है, अपने फ़िक्रे की दुनिया कैसे खेलना है। एक फ़िक्रा है इन्फ्लेक्शन के साथ कि मुझे घर जाना है। अगर मैं कहूँ कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, दोनों में फ़र्क होगा। अब ये चीज़ों को देखना है। सर ने हमें मतलब फ़िक्रा एक पढ़ाया था कि मैं आज वहाँ नहीं जाऊँगा। इन्फ्लेक्शन पहले पे है कि मैं आज वहाँ नहीं जाऊँगा। अगर मैं की बात करूँगा तो मैं नहीं जाऊँगा, तुमने जाना है तो जाओ। मैं आज वहाँ नहीं जाऊँगा, तो मुझे आज नहीं जाना, कल-परसों हो सकता है मैं चला जाऊँ। नौइयत एक ही फ़िक्रा है, उसकी नौइयत कितनी बदलती है। तो इसी तरह हर फ़िक्रे के ऊपर अगर अनफ्लेक्ट करके देखेंगे तो एक अलग ही मज़ा आएगा। पहली क्या बात, बात है। फिर तलफ़्फ़ुज़ की बात, तलफ़्फ़ुज़ बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत अजीब लगता है। आम लफ्ज़ हैं जैसे गलत है, ख़त्म है, ज़िक्र है, शुक्र है। तो सब्र बोलते हैं, ज़िक्र बोलते हैं, शुक्र बोलते हैं। बड़ा अजीब लगता है। लेकिन और क्या ये बोला भी वो मशहूर है मसला के हवाले से कि मसला 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 नहीं है, मसाला है। मसला है, हाँ, बिल्कुल। मसला वो है। कहते हैं जब तक तो आप ये बहुत कब्र में बड़ा उतार मसला है। ये वाक़ई में मसला है। ये जब तक आप कब्र में उतारे नहीं जाते तब तक आप जब तक हमें कहते थे मतलब ये जब तक आप कब्र में नहीं उतारे जाते तब तक मसला ही रहेगा। ये मसला ही रहेगा। उसके बाद आप चाहे मसला मसला करते रहें, मुझे कोई मसला नहीं। तो तो ये बड़ी बड़ी ऐसे-ऐसे लतीफ़े, इतने मज़े-मज़े के चलें। लतीफ़े। एक बार ना हम पढ़ रहे थे, लफ्ज़ है जैसे शाहिदा है तो लफ्ज़ पढ़ दिया शाहिदा, शाहिदा। तो कहते हैं ये शाहिदा है ना, ये के नीचे ज़ेर है। जैसे ज़ाहिदा है, ए के नीचे ज़ेर आएगी। जैसे हम लोग कहते हैं ओ शाहद नु बुलाइए, शाहद हैगा, शाहद को बुलाना, वो मैं उससे बात करूँ। भाई क्या ये अहले पंजाब कहते हैं कि ओ शाहिदा, शाहिदा, ओ फरखंदा। ये क्या होता है? फरखंदा, शाहिदा, शाहिदा है ना। तो एक लफ्ज बाहर के ऊपर बहुत होता है, वापस और बाहर के ऊपर। हम लोग वापस बोलते हैं, वापस गलत है, बाहर सही है, बाहिर गलत है। तो इस तरह आगे लफ्जों पे तो बहुत बहस है। ये आपको भी काफी लफ्जों का इल्म है जैसे, तो ये तो जितना ढूंढते जाएंगे, जितनी जस्तजू है आपकी, आप उतनी चीजें आपको मिलती रहेंगी। अगर अपने इस सेंसर को एक्टिव कर लें कि मुझे क्या लफ्ज सही बोलना है, क्या ढूंढना है, तो खुद ही चीजें शुरू हो जाएंगी। फैसल भाई, हमारा टाइम भी काफी ओवर होता जा रहा है और हाँ, मैं चाहूंगा कि आखिर में आप भी जिया साहब की तरफ से कोई पढ़न जो है ना पेश करें। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल सा मरहला आ जाता है इस तरह की चीजों को डिसाइड करना कि क्या पढूं। अभी मैं मेरे सर्किट बोर्ड के लिए भी एक चीज तैयार कर रहा हूँ वहां पे। मैं आपको वो नज्म सुना देता हूँ, अगर मैं उसके साथ इंसाफ कर सकूं तो। फैज अहमद फैज की तन्हाई। फिर कोई आया है। फिर कोई आया। कमाल। इसमें मैग्ना नोबल। है कि फिर कोई आया दिलजार, नहीं कोई नहीं, रारो होगा कहीं और चला जाएगा, ढल चुकी रात बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में ख्वाबीदा चराग, सो गई रास्ता तक तक के हर एक राहगुजार, अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग, गुल करो शम में
बढ़ा दो मैं मीना वयाल, अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। इसमें एक मुझे बड़ी प्यारी नज्म लगती है फैज की। ये आपने मुझे पहले भी फरमाइश इसकी कर रहे थे, वो मैं खुद से सुनाना चाहूंगा अगर है। गुलशन याद में। फैसल, आपने शेक्सपियर का जिक्र किया तो कुछ लाइंस ज़िया साहब ने इंग्लिश में भी काम किया, थिएटर में काम किया, तो कुछ शेक्सपियर की लाइंस कुछ इस तरह, जैसे उनका एक्सेंट है इंग्लिश में भी और उर्दू में भी, कुछ इस तरह की अगर कुछ लाइंस आपने एक्ट की हो तो आपसे मैं शेक्सपियर की चाहूंगा कि इंग्लिश आप में उसको भी नहीं, कुछ थोड़ा हाईलाइट कर दें। इंग्लिश में मैंने खुद अहमद बेसिकली तैयार चीज की नहीं है, और शेक्सपियर को हमने हिस्ट्री में भी डिस्कस किया, और अभी हमारा शेक्सपियर पीरियड चल रहा है जिसको हमने डिस्कवर करना है। तो मतलब आपका उसके सारा ऊपर काम उर्दू में ही है, इंग्लिश उर्दू में चलिए कोई बात नहीं, हम अगले ही किसी नशिस्त में जो है ना ये भी आपसे ले लेंगे, हम आपसे वो शेक्सपियर भी सुनेंगे। हाँ, अभी शेक्सपियर को अभी मैंने खुद से तैयार नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल अभी हम इसी पे खत्म करते हैं, खत्म नहीं सॉरी, फैसल से पूछ लें कि ये क्या बता हम इसे खत्म करते हैं। मेरे अंदर निकल आया उसी टाइम का खत्म होगा। आपका खत्म हो चुका है, लिहाजा हम इसे प्रोग्राम को अपने इस इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। और मैंने भी कोशिश की है कि ज़िया साहब की शक्ल मेरे सामने है, तो मैं भी अपने गुफ्तगू के अंदर जो है ना इन अल्फाज का थोड़ा लिहाज रखूं। मुमकिन है मैं उस तरह से तो नहीं रख पाया, और रखना भी मुमकिन नहीं है मेरे लिए, क्योंकि इसके लिए वो आपको कहते हैं वो कितनी रियाजत चाहिए। वो ज़िया साहब कहते हैं कि 3,75,000 हाँ, रैंडम ये इतनी ही उनकी फिगर्स आती, 3,74,575, 3,73,373। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपने हमें वक्त दिया और आपने अभी उनकी ये बस्ती के हवाले से ट्रिब्यूट तैयार करना है, उसके भी आपकी मसरूफियत थी और अपनी मसरूफियत में से आपने हमें टाइम दिया। हम अपनी ये हमारी कोशिश थी कि हम ज़िया मोइनुद्दीन की शख्सियत को जो है ना जितना उजागर कर सकें, तो हमने इसकी कोशिश है। उम्मीद है हमारे व्यूवर्स जो हैं, हमारे जितने भी जो भी व्यूवर्स हैं हमारे, वो इस वाले से हमें जरूर आप फीडबैक देंगे कि हम इस सिलसिले को आगे कंटिन्यू रखेंगे, इसे जारी रखेंगे। तो ये सिलसिले की पहली कड़ी थी जिसमें हमने ज़िया मोइनुद्दीन की शख्सियत को जो है हमने खरीदने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। तो बहुत शुक्रिया फैसल आपका, आपने हमें वक्त दिया, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए इमरान मसूद को। अल्लाह हाफिज।